Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Mohammed Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to conduct our lecture number 65, and before moving towards the topic of today's lecture, we'll start it from the Hadith Mubarakah. Hadith Mubarakah has already been written on the whiteboard. Let's see or read the words. The best among you Muslims are those who learn Quran and teach it. The words of Hadith Mubarakah are telling us that among Muslims, the people who are considered to be best are those who learn Quran Pak and then teach it. क्या मतलब है इसका? सिर्फ कुरान पाक का पढ़ना और उसकी अरबी सीखना और उसकी अरबी ही दूसरे को सिखा देना इस हदीस मुबारका का ये मफ़हूम नहीं है, क्योंकि कुरान पाक जो है वो किताब है हिदायत की और वो सिर्फ सवाब की किताब नहीं है। इसके पढ़ने से यकीनी तौर पे बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, लेकिन इसका जो असल मकसद है, जो इसकी एसेंस है बेटा, वो ये है कि हम इसको सीखें और इसके अंदर से जो अल्लाह ताला ने तालीम और इल्म के ख़जाने छुपाए हुए हैं, जो इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के ख़जाने छुपाए हुए हैं, उसको हासिल करें। और इसकी एक बड़ी बेहतरीन और ज़िंदा मिसाल ये है कि जब नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सहाबा कराम की ट्रेनिंग, तरबियत, ग्रूमिंग करते थे, तो जो उन्होंने इल्म हासिल किया इस कुरान पाक से, इस अल्लाह की किताब से, उसके नतीजे में अल्लाह पाक ने तमाम दुनिया उनके कदमों में निछावर कर दी। 700 साल तक, 7 सदियाँ, एक कहने के लिए बहुत बड़ा वक्त है, 7 सदियाँ मुसलमानों ने वो उरूज देखा जो आज तक किसी कौम को मैसर नहीं है। और वो किस बेस पे था? वो बच्चों सिर्फ़ और सिर्फ तालीम और इल्म की बेस पे था, अदब और एहतराम की बेस पे था। आज अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे से ये तमाम चीज़ें निकल चुकी हैं, जिसकी बिना पर आप देखते हैं कि हम किस कदर अखलाकी पस्ती का शिकार हैं। और ऊपर से इंटरनेशनली, बैनुल-अक़वामी अगर आप अपने आप को कंपेयर करें तो आप देखें कि हमारी कौम बहैसियत नेशन किस जगह पर खड़ी है, किस मुकाम पर खड़ी है, हमें कितना वैल्यू किया जाता है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी एक है कि हमें जिस चीज़ के साथ जोड़ा गया था, जो पहला लफ्ज़ कुरान पाक का, या जो पहला लफ्ज़ एक खालिक कायनात का अपने महबूब के साथ जो पहला लफ्ज़ एक्सचेंज हुआ था, वो रीड था, वो इकरा था, वो पढ़ था। हमने वो पढ़ना, लिखना, तालीम हासिल करना, सीखना, समझना, उसको एक सानवी हैसियत पे रख दिया। हमने कहा ये बात की ज़रूरत है, पहले हमें जो है वो जॉब हासिल करनी है, मुलाजमत करनी है, कारोबार करना है, पैसा कमाना है, वो चाहे पढ़े लिखे हों चाहे ना पढ़े लिखे हों, वो हमने उस तरह से कमाना है। तालीम हासिल करना मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा अव्वलीन फ़रीज़ों में से एक है। फरमाया गया कि आपको चाहे चाइना जाना पड़े आप तालीम हासिल करें। तालीम हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। गोद से लेके गोर तक तालीम हासिल करें। तो बताने का मकसद ये था बच्चों कि ये जो हदीस मुबारक है, ये ख़ुसूसन हमारे ऊपर एम्फेसिस करती है, ज़ोर डालती है कि हम कुरान पाक को सीखें। पहला लेवल क्या है? कुरान पाक को सीखें। कुरान पाक को सीखने वाले भी बेस्ट लोगों में नहीं आएंगे, बेहतरीन लोगों में नहीं आएंगे, वो अभी सीख रहे हैं। जब वो सीख लेंगे और फिर वो जब सिखाने के अमल पे आएंगे, सिखाने की स्टेज पर आएंगे, उस मरहले पर आके उनको बेस्ट पीपल कहा गया। यानी कि आप जो दुनिया जहान की चीज़ें कर लें, जो मर्ज़ी इबादत कर लें, लेकिन जब आप कुरान पाक को समझ के और उसके बाद समझाने के काबिल हो जाएंगे और समझाएंगे, इस प्रैक्टिस को शुरू करेंगे, तब आप बेहतरीन लोगों में शुमार होंगे। कुरान पाक को समझना और समझ के पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है। कुरान पाक बुक ऑफ साइंस भी है, कुरान पाक बुक ऑफ हिस्ट्री भी है, कुरान पाक बुक ऑफ सोशियोलॉजी भी है, कुरान पाक बुक ऑफ मैनरिज़म भी है। ये हमें तमाम चीज़ें कुरान पाक से मिलती हैं। कुरान पाक एक ऐसी जामे और मुकम्मल किताब है कि जिसके होते हुए किसी और किताब की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसी को सिर्फ अच्छे तरीके से पढ़ें, इसका मुताला करें, इस पर रिसर्च करें, तो एक तो हमारी तमाम ज़िंदगी वैसे ही ना काफ़ी है इतने बड़े इल्म को हासिल करने के लिए, लेकिन जितनी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने हमें दी है, एक तो वो खैर से, बरकत से, अल्लाह के फैज़ से गुजरेगी, और आखिरत जो है बेटा वो हमारी यकीनी हो जाएगी कि हम भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी ऐसे अल्लाह के फ़ज़ल से बहरामंद हो जाएंगे कि हम भी कहीं जन्नत में जाने वाले, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से जन्नत में जाने वाले बन जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस आयत पे, इस हदीस पे अमल करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको इस हदीस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाउ आई विल मूव टुवर्ड्स द टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट tense, and you people know that previously we studied present perfect tense, then we studied past perfect tense, and now today the turn of future perfect tense is. So first we'll do the introduction of this tense, and then we'll later on move on. So let me introduce this tense to you. What future perfect tense is all about? It talks about any action
Here we are not talking about any action and the occurrence of action कि काम होगा, वकू पजीर होगा, हम ये बात नहीं करें. हम बात करें कि काम कंप्लीट कब होगा, वो होगा फ्यूचर में जाके. तो अगर कोई भी ऐसा काम जिसकी कंप्लीशन जो है वो फ्यूचर में मेंशन की जाए कि वो मुकम्मल हो चुका होगा, तो वो क्या कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस. It also helps us It also helps us in making a difference, in understanding a difference, in creating a difference between two future actions. The actions which are going to be completed or which are going to happen in future. तो ये हमें help करता है, मदद करता है कि हम ऐसे दो actions जो कि future में mention किए गए हैं, future में mention किए जा रहे हैं, उनके दरमियान में differentiate कर सके कि which happens first और which will happen later on. इनमें से कौन सा पहले होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा नियर फ्यूचर में होगा और कौन सा डिस्टेंट फ्यूचर में होगा. इसको समझने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज द परफेक्ट टेंस, राइट. इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं. एक हमने सेंटेंस लिख दिया, he will write an essay, he will take the breakfast. Now both of these actions are going to happen in future, but we are not sure which one of these will become first and which will become later on. कौन सा पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, we are not sure about it. So if we want to create a difference between these two sentences, so we need to convert one into future indefinite, the other one into future perfect tense. So let me do it for you. He will have written an essay उसके नाश्ता करने से पहले. He will take the breakfast. He will have written an essay before he will take the breakfast. उसके नाश्ता करने से पहले वो मजमून लिख चुका होगा, या वो मजमून लिख चुका होगा जब वो नाश्ता करेगा, उससे पहले, बिफोर, उससे पहले. तो इस तरह से हमें एटलीस्ट थोड़ा सा आइडिया ज़रूर मिल जाता है कि फ्यूचर में कौन सा काम पहले हो रहा है, कौन सा काम बाद में हो रहा है. ये फ्यूचर परफेक्ट की खासियत है. इसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर है वो किस हवाले से काम करता है वो हम देख लेते हैं. It is the combination of will or shall have plus past participle. Right? It is a combination of will and shall have plus past participle. First we need to understand what past participle is all about. So it is, in simple word, third form of verb. बात समझ आइए बच्चों आपको? ये combination है will shall have का और past participle का, जिसको हम third form of verb कहते हैं. यानी कि हम will shall have के साथ पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे. ये याद रखें, जहाँ कहीं भी आपको किसी भी टेंस के साथ, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, आपको ये बात समझ आ गई कि उसके साथ परफेक्ट लग गया है,
तो जैसे ही परफेक्ट का वर्ड आ जाएगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट और यू नीड टू रियलाइज इट दैट नाउ वी आर सपोज टू यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है। हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंगली चेंज होते हैं। प्रेजेंट में हमने हैज़ हैव पढ़ा था, पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब था हैड। यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है और दो लफ्ज़ों वाला है। मसलन विल हैव भी है और शेल हैव भी है। लेटर ऑन विल डिस्कस कि विल किसके साथ आएगा, शेल किसके साथ आएगा। ऑल्दो अ लॉट ऑफ पीपल हैव अ वेरी क्लियर आइडिया एंड कॉन्सेप्ट अबाउट द यूज़ ऑफ विल एंड शेल, बट स्टिल आई हैव टू टेल यू पीपल कि विल कहाँ पे आएगा और शेल कहाँ पे आएगा। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये कैसे कम्बिनेशन बनेगा। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, शेल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हम देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसको हमने किस तरह से इस्तेमाल करना। इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव। विल हैव के लिए हमारे पास एक लॉन्ग लिस्ट है जो कि प्रोनाउंस के लिए यूज़ होगी, लाइक ही, शी, इट, singular name or plural names, you, they। shall के लिए हमारे पास there are only two pronouns which are called as first person, I and we। ये ट्रीट होंगे सिर्फ इसके साथ और इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। So grammatically, only first persons are entitled to use helping verb shall have। I और we सिर्फ entitled हैं, इनके साथ shall have लगेगा। He, she, it, name, names और you, they के साथ सिर्फ will have लगेगा। इन तमाम का यूजेज ये है। ये तो था इसका helping verb का इस्तेमाल और उसके अलावा इसका इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि इसकी recognition क्या है, उर्दू में किस तरह से होती है, इंग्लिश में किस तरह से होती है, and then later on we'll move towards the structure of the sentences। इन उर्दू में हम देख लें जी कैसे होगा। वगैरह जुमले के एंड में अगर आपके पास कर लिया होगा, कर लिए होंगे आ जाता है, कर चुका होगा, कर चुके होंगे, कर चुका हूँगा, चुकी होगी, चुकी होंगी वगैरह आ जाए, तो ये उर्दू में इसकी आइडेंटिफिकेशन है, रिकग्निशन है। उर्दू में जुमला इस दो लफ्ज़ों पे, तीन लफ्ज़ों पे ख़त्म हो रहा हो तो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। नाउ इन इंग्लिश, रिकग्निशन इन इंग्लिश ये किस तरह से होती है। विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या shall have plus third form of verb। अगर बच्चों इंग्लिश में ये हेल्पिंग वर्ब will have plus third form of verb लिखा आ जाए या ये वाला हेल्पिंग वर्ब shall have plus third form of verb लिखा आ जाए तो आपको पता लग जाना चाहिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देयर इज़ द कंप्लीट रिकग्निशन। ये पूरा सिस्टम या पूरी जो डिटेल है ये रिकग्निशन के हवाले से लिख दी है। कर लिया होगा, कर चुका होगा, कर चुके होंगे, चुकी होगी, चुकी होंगी, ये सारे उर्दू में रिकग्निशन है। इंग्लिश में रिकग्निशन देखना है तो विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। उम्मीद है कि आप इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल से हम इसका आगाज़ करते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि वो किस तरह से काम करता है। सिंपल, पहले हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। आपने याद रखना है कि इसका हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है। कौन से हैं? विल या शैल, और ये दोनों के साथ क्या लगता है? हैव, प्लस थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल एक लिख लेते हैं।
वो अपना नाश्ता कर चुका होगा। हम इसके अकॉर्डिंगली विल हैव और शैल हैव को अलग अलग डिस्कस कर लेते हैं। पहले हम शैल हैव को कर लेते हैं। हम यहाँ से अपना इरेज कर लेते हैं ताकि बेहतर हो जाए, हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में इसको अंडरस्टैंड कर सकें। वो नाश्ता कर चुका होगा, इसको भी हम लेबल भी कर लेते हैं। नेक्स्ट हम अपने बाकी रिमेनिंग जो प्रोनाउंस हैं ओके जी, हमने इसको लेबल कर लिया। अब हम इसको थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जुमला था बच्चों हमारे पास, वो नाश्ता कर चुका होगा। इसको हमने अपने तमाम प्रोनाउंस के साथ करके देखा है कि ये किस तरह से तब्दील होता है। सबसे पहले हमने जो स्ट्रक्चर देखा था, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने लिखा, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमने अपना हेल्पिंग वर्ब लिखा, थर्ड फॉर्म लिखी और अपना ऑब्जेक्ट लिखा। फर्स्ट पर्सन के साथ मैंने आपको बताया था शैल आएगा। आई शैल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता कर चुका हूँ। वी शैल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कर चुके होंगे। यहाँ पर रिमेनिंग जितने भी जो कि विल हैव के, फैमिली के, विल हैव के, अम्ब्रेला के प्रोनाउंस थे वो हमने देखे। ही विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुका होगा, जो कि एग्जैक्ट इसका मीनिंग था। शी विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता कर चुकी होगी। इट विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, असलम विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, यू विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, दे विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट और अली एंड असलम विल हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। ये सारा स्ट्रक्चर है सिंपल का। अब हम देखते हैं इसको नेगेटिव के साथ, विच इज़ क्वाइट टेक्निकल, क्योंकि इसमें हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। लिहाजा उसके अकॉर्डिंगली हमें देखना होगा कि हमने नॉट कैसे प्लेस करना है और फिर सब्जेक्ट जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखते हैं सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, अपने हेल्पिंग वर्ब को बहुत ही विजिलेंटली यूज़ करना है। विल और शैल, आपने देखा कि मैंने यहाँ पे इसके फ़ौरन बाद हैव नहीं लगाया, बल्कि हम इसको स्प्लिट करके इसके दरमियान में नॉट ऐड करेंगे। रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब जो बचता है हमारे पास, which is have, plus third form plus object. Example, वो नाश्ता नहीं कर चुका होगा, उसने नाश्ता नहीं कर लिया होगा। ये दोनों की सेम सेंस बनती है, दोनों सेम सेंस में इस्तेमाल होते हैं। बल्कि अब हम इनको ट्रांसलेट करके देखते हैं कि ये हम इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम उसी तरह फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंगली इनको देखते हैं।
जी दोनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब हम इनको बस ज़रा लेबल कर लें। ओके जी। सेंटेंस हमारे पास वो नाश्ता नहीं कर चुका होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को स्प्लिट करके फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब रिमेनिंग, देन वी की थ्री यानी कि वर्ब थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आई शैल नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, वी शैल नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, ही विल नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, वो नाश्ता नहीं कर चुका होगा। शी विल नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, इट विल नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, अली विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव एंड अली एंड असलम विल नॉट हैव। तो ये हमारा नेगेटिव था कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम देखते हैं अपना इंट्रोगेटिव। स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और उसका भी सिर्फ एक वर्ड, क्योंकि हमने इसको स्प्लिट करना है। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, विल या शैल। अब यहाँ पर बच्चों आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम इसके बाद सब्जेक्ट प्लेस करेंगे, देन आर रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब विच इज़ हैव, प्लस इसके बाद हम रखेंगे अपना V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस रिमेनिंग ऑब्जेक्ट और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम बच्चों यहाँ पर लिखते हैं अपनी एग्जाम्पल। क्या वो नाश्ता कर चुका होगा। इसको हम अपने जो प्रोनाउंस हैं उनके अकॉर्डिंगली देखते हैं। सबसे पहले अब चूँकि हमने प्लेस करना है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, तो हम लिखेंगे शैल। उसके बाद बच्चों हम लिखते हैं अपने प्रोनाउंस। अब हमारा रिमेनिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही आएगा। V3 और क्वेश्चन मार्क। लेबल कर लेते हैं इनको। अब हम रिमेनिंग जो है वो लिख लेते हैं विल हैव के लिए। लेबल कर लूँ, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके जी, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्या वो नाश्ता कर चुका होगा, ये एग्जाम्पल थी हमारे पास। इसको हमने ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में। सबसे पहले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हेल्पिंग वर्ब विच इज़ विल या शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, देन वी हैव टू प्लेस हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड हमारा क्वेश्चन मार्क। अब आप देखें तो इसी स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया। सबसे पहले शैल, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पर्सन था आई एंड वी, तो शैल आना था। फिर रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये बन गया शैल आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, शैल वी हैव टेकन द ब्रेकफास्ट। क्या वो नाश्ता कर चुका होगा को हमने ट्रांसलेट किया। यहाँ पे हम देखते हैं विल ही हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, विल शी हैव टेकन द ब्रेकफास्ट,
विल इट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, विल अली हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, एंड स्टोरी गोज़ ऑन। तो इस तरीके से हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। अब हम नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव को देख लेते हैं ताकि जो आइडिया है इसका वो हम देख लें और स्ट्रक्चर को भी देख लें कि नॉट किस जगह पर प्लेस होगा जब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम उसी तरह से अपना हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं प्लस सब्जेक्ट, विल और शेल में से जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे पहले आ जाएगा। इसके बाद हम सब्जेक्ट प्लेस करेंगे एंड देन वी आर बाउंड टू प्लेस नॉट, नॉट लगा देंगे। इसके बाद जो बच्चों हमारा रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब है विच इज़ हैव, इसको प्लेस करना है एंड देन हमारा फॉर्मूला जो है या स्ट्रक्चर जो है वो कम्प्लीटली लिखा हुआ है। अब हम अपने उसको देख लेते हैं एग्जाम्पल को। क्या वो नाश्ता नहीं कर चुका होगा? क्या वो नाश्ता नहीं कर चुका होगा? हम इसको इसके अकॉर्डिंगली देख लेते हैं हमने इसको किस तरह से टैकल करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे शैल, इसके साथ जो रिलेटेड इसके प्रोनाउंस हैं उनको लिखा जाएगा जो कि फर्स्ट पर्सन है। अब हम लिखेंगे नॉट, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। रिमेनिंग जो प्रोनाउंस बचते हैं उनके लिए वेल, ही, शी, इट, अली, you, they, Ali and Aslam। इसके बाद not, have और रिमेनिंग जो कॉन्टेंट्स थे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसको भी लेबल करते हैं फिर इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके बच्चों, ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, इसको हम देख लेते हैं। क्या वो नाश्ता नहीं कर चुका होगा? सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना था जो हमने प्लेस किया, सब्जेक्ट लगाना था प्लेस किया, नॉट लगा देना था, उसके बाद हैव जो हमने यहाँ लगा दिया, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब और फिर रिमेनिंग हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये जुमला इस तरह से बन गया, शैल आई नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, शैल वी नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, या विल ही नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, क्या वो नाश्ता नहीं कर चुका होगा? विल शी नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, विल इट नॉट हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, एंड स्टोरी गोज ऑन। इसके बाद जो है हमारे पास डबल इंट्रोगेटिव बचता है, वो भी मैं आपको इसको कंफर्म कर दूँ। आपको पता है बच्चों ये WH फैमिली से स्टार्ट होता है। प्लस हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लेस करना है, उसी तरह शैल या वेल,
subject, remaining helping verb which is have, plus verb की third form plus object. एग्जाम्पल लिखते हैं, वो कब नाश्ता कर चुका होगा। ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें WH फैमिली सर्च करते हैं। WH फैमिली में पता लग गया कि कब है, लिहाजा हम इसको when से स्टार्ट करेंगे, when। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे shall, फर्स्ट पर्सन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेबल कर लेते हैं, फिर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके जी, वो कब नाश्ता कर चुका होगा, ये डबल इंट्रोगेटिव कहलाता है जो कि WH फैमिली से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम WH फैमिली जो है प्लेस करते हैं, वो हमने यहाँ पे कर दी। हम अपना एक हेल्पिंग वर्ब जिसको स्प्लिट किया था वो यहाँ पे करते हैं, फिर हमने वो कर दिया, सब्जेक्ट लिख दिया, रिमेनिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। वो कब नाश्ता कर चुका होगा, व्हेन शैल आई हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, मैं कब नाश्ता कर चुका हूँ। व्हेन शैल वी हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, हम नाश्ता कब कर चुके होंगे। व्हेन विल ही हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, व्हेन विल शी हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, व्हेन विल अली हैव टेकन द ब्रेकफास्ट, व्हेन विल you have taken the breakfast, when will they have taken the breakfast and all that। तो यहाँ तक हमारे जितने भी फॉर्मेट थे जो कि पॉसिबली सेंटेंस स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं, वी हैव डिस्कस्ड देम ऑल इन वेरी डिटेल्ड मैनर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड देम प्रॉपरली। अब हम इसका थोड़ा सा एक जो आइडिया है, नो हाउ है, वो अपनी टेक्स्ट बुक यानी कि अपने नोट से ले लेते हैं। पेज नंबर 275 274 पे आपको ये मिलेगी डिटेल्स। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उर्दू में इसकी पहचान दो तरह से की जाती है, लिया होगा, ली होगी, दिया होगा वगैरह जुमले के आखिर में आता है। मसलन इससे नाश्ता कर लिया होगा, चुका होगा, चुका होगा, चुके होंगे वगैरह आता है, वो हमने डिस्कस कर लिया था। शैल हैव या विल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए ही विल नॉट हैव टेकन बाथ, और इंट्रोगेटिव के लिए विल ही हैव टेकन बाथ। बाज़ औक़ात एक जुमले में दो काम होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज का तर्जुमा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। डॉक्टर के वहाँ पहुँचने से पहले मरीज़ मर चुका होगा। इसके बाद कुछ एक चार्ट डिफाइन किया गया अफर्मेटिव का, आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क, वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क, यू विल हैव फिनिश्ड योर वर्क एंड ऑल दैट। यहाँ पे हम एक्सरसाइज देखते हैं, दो दरवाजे, वो दरवाजे को ताला लगा चुका होगा, ही विल हैव लॉक्ड द डोर। मजदूरों ने हड़ताल कर दी होगी, लेबरर्स विल हैव गॉन ऑन स्ट्राइक, वो अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। इस जमात में कई मुल्कों ने हिस्सा लिया होगा, इस इज्तिमा में कई मुल्कों ने हिस्सा लिया होगा। मैनी कंट्रीज़ विल हैव टेकन पार्ट इन दिस गैदरिंग, सलीम ने अपने भाई की मदद की होगी, सलीम विल हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर। नेगेटिव में देखते हैं, उन्होंने ये गलती नहीं की होगी, दे विल नॉट हैव मेड दिस मिस्टेक, मैंने तुम्हारा ख़त नहीं खोला होगा, आई शैल नॉट हैव ओपन योर लेटर, हमने इनके सवालात के जवाब नहीं दिए होंगे, वी शैल नॉट हैव आंसर्ड देयर क्वेश्चंस, कोई मुसाफिर बस में सवार नहीं हुआ होगा, नो पैसेंजर विल हैव बोर्डेड द बस। इसी तरह इंट्रोगेटिव को देखते हैं,
क्या इंजीनियर इस नक्शे को मंजूर कर चुके होंगे? विल इंजीनियर्स हैव अप्रूव्ड दिस मैप? गांव वालों ने गांव को कैसे सजाया होगा? हाउ विल द विलेजर्स हैव डेकोरेटेड द विलेज? क्या बशीर ने इस्तीफ़ा दे दिया होगा? विल बशीर हैव रिजाइंड? गाड़ी पर पत्थर किसने फेंका होगा? हु विल हैव थ्रोन स्टोन एट द वैन? दीवाने ने किताबें कहाँ जलाई होंगी? वेयर विल द मैड हैव बर्नट द बुक्स? मुसाफिर कल रात कहाँ ठहरे होंगे? वेयर विल द ट्रैवलर्स हैव स्टेड लास्ट नाइट? पोस्ट मास्टर ने डाकखाना कब खोला होगा? व्हेन विल द पोस्ट मास्टर हैव ओपन द पोस्ट ऑफिस? क्या चौकीदार ने मकान की हिफाजत की होगी? विल द वॉचमैन हैव गार्डेड द हाउस? सो दैट वाज ऑल रिलेटेड टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैंने कोशिश की कि मैं आपकी जो PTB एक्सरसाइज है उसमें से भी जो सेंटेंसेस हैं सारे फॉर्मेट्स के वो डिस्कस कर लूँ, और वो हमने किए, और मैंने जिस तरह सारे फॉर्मेट आपको किए हैं उम्मीद है मुझे कि आप इनको बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। टेंसेस को लॉन्ग टर्म याद रखने के लिए, हमेशा याद रखने के लिए एक ही चीज़ है कि वो आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा आप इसके सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके जो टेंसेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। एक्सक्यूज़ मी। और जितने अच्छे आपके टेंसेस हो जाएंगे उतना ज़्यादा बेहतर आपकी क्रिएटिव राइटिंग होती चली जाएगी, और आपके जो पेपर है, चाहे वो सब्जेक्टिव पार्ट है चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट है, उसमें भी आपकी बहुत अच्छी ग्रिप होती जाएगी। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार रहा होगा। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।